इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आपके सामने फिर लेके आया हूँ बायोलॉजी का पार्ट 2। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट हम लेके आए थे इससे पहले। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 2 में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को हम स्पाइरिलम बोलते हैं। मीन्स फर्स्ट में ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, मतलब कि जीवाणु में एक वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं वो भी आपके जीवाणु हैं। बिकॉज यू नो दैट बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। तो जब बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी संख्या ज़्यादा होगी। चौथा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो इसमें भी सही है आपका ऑप्शन सी, वर्डी लवक, है ना। वर्डी लवक सही है। मतलब कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय जो होता है वो वर्डी लवक होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो पाश्चर इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने रोगों का जर्म थ्योरी दिया था, पाश्चर ने। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मीन्स ऑप्शन सी सही है, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। सातवां क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो जो जीव सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मतलब कि सातवें का सी सही है। आठवां क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं किस में पाई जाती हैं। कुछ लेग्यूमिनेस पादपों तथा अन्य पौधों में। मूल ग्रंथिका क्या होता है। मूल ग्रंथिका मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ग्लैंड्स होती हैं, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है वो ग्रंथियां होती हैं। नवा क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं, इसका क्या जवाब आप दे सकते हैं। क्योंकि इनके जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। मतलब जब नमक पर्याप्त मात्रा में रहता है ना, तो इनके जीव द्रव्य जो होते हैं वो कुंचित हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। जीव द्रव्य जब इनका सपोर्ट नहीं करेगा इनको, तो जाहिर सी बात है मरना पॉसिबल हो जाएगा इनके लिए। तो ये 9 में आपका ऑप्शन ए सही है। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु। तो मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसे हम एस्केरिचिया कोलाई कहते हैं, एस्केरिचिया कोलाई कहते हैं। फिर 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम। आपने पढ़ा होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीबी जो जनरेट करता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भाई भोजन की विषाक्तता मतलब जो फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा वो उत्पन्न होता है आपका क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से, भोजन की विषाक्तता। इसी बात फिर 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो प्राप्त होते हैं वो जीवाणुओं से ज्यादातर प्राप्त होते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो इसमें 2 घंटे में करीब 64 जीवाणु बनेंगे। कैसे बनेंगे हम आपको बताएंगे बाद में। 15वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम कह सकते हैं। तो इसमें सहायक है आपका फली, मतलब फली वाली जो फसलें हैं वो सहायक हैं, जैसे ज्यादातर दलहनी फसलें। 16वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो है ऑक्सीजन का अवशोषण। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग अभी आपको बताया गया माइकोबैक्टीरियम, है ना, तपेदिक है वही। 18वां क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो इसमें मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है।
आगे 19वां क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? प्रशीतन मतलब जैसे कोल्ड स्टोर की बात अगर करें उसी को प्रशीतन कह सकते हैं, नहीं तो आप समझ ना पाओ। तो इसमें क्या मदद करेगा? इसमें जैसे ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देगा। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को जब कम कर देगा तो जीवाणुओं द्वारा वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और आपका फूड आइटम खराब नहीं होगा। 20वां क्वेश्चन लेते हैं, दही जमाने के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसमें सही है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही का निर्माण करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? अब देखिए वही क्वेश्चन है, बस केवल आपको इसमें थोड़ा सा वही बैक्टीरिया है, तो अब बैक्टीरिया वायरस इतना तो जानना ही होगा। आगे दूध के दही के रूप में जमने का कारण, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका लैक्टोबैसिलस जो अभी आपने करा था। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी जीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो 23वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। 24वां क्वेश्चन लेते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका विषाणु की खोज मीन्स वायरस की खोज जो की थी वो इवानोस्की ने की थी। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, मतलब इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसमें है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द जो है वो संबंधित है। तो टीएमबी शब्द आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो विषाणु से संबंधित है, जाहिर सी बात है। 28वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। कौन से विषाणु से उत्पन्न होता है? अभी आपको आगे बताएंगे। जैसे कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, देखिए आ गया आपका, इसमें सही है आपका हाइड्रोफोबिया, मतलब जो अभी आपने हाइड्रोफोबिया देखा ना वो कुत्ते के काटने से फैलने वाला रोग था। 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे, चेचक के टीके का विकास। तो चेचक के टीके का विकास किया था भाई एडवर्ड जेनर ने, बहुत ही बढ़िया काम किया था भाई ने, और इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। 31वां क्वेश्चन आ गया है। तो 31वां क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। अब देखो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? वही जो अभी आपने जाना, चेचक के टीके का भाई। इसके बाद 32वां क्वेश्चन लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जो वृद्धि करता है वो कहाँ पे वृद्धि करेगा भाई? जीवित कोशिका में करेगा, बिल्कुल सही है, जीवित कोशिका में जाएगा तभी तो वृद्धि करेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ये अब ऐसे जब मतलब लिविंग बॉडी से बाहर रहता है तो कहने का मतलब है वो नहीं ग्रो कर पाता है, लेकिन जैसे वो लिविंग बॉडी में इंटर करता है ना तुरंत तो उसकी सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और प्रजनन तो इतनी तेजी से करता है कि आपकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है, तुरंत फैल जाता है। 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्या कारण होता है इसका? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होते हैं, मतलब इनको क्रिस्टल के रूप में, जैसे लोग आज कह रहे हैं कि चीन वाले ने वायरस फैला दिया, चाइना ने वायरस फैला दिया। तो भाई वो वायरस कैसे फैला दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में काफ़ी टाइम तक रखा जाता है। जैसे आप इसको बोतल में बंद करके रख सकते हैं, इसके बाद कहीं पर भी ले जाके जीवाणु बम के रूप में छोड़ सकते हैं, जैविक बम के रूप में, है ना, जैविक हथियार के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो लोग वही कह रहे हैं। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा। 34वां क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? विषाणु में अनुपस्थित होते हैं, मतलब विषाणुओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन है, एड्स का कारण। तो एड्स का कारण इसमें ऑप्शन है बिल्कुल सही है, T4 लिम्फोसाइड की कमी। अगर T4 लिम्फोसाइड की कमी हो जा रही है मतलब तो टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपको एड्स है कि नहीं है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग। अब देखो फिर वही क्वेश्चन, मतलब HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, मतलब HIV एक टाइप का वायरस है और इससे होता है एड्स।
37वें क्वेश्चन को देखिए, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ मतलब कि कैसा होता है, जैसे आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए या आरएनए ही होता है। तो वायरस में जो ज़्यादातर आरएनए पाए जाते हैं, तो इसमें जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है या डबल स्ट्रैंड का। तो इसमें जो होता है ना एड्स के वायरस में, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स का कार्ड है, तो एड्स का कार्ड अभी आप बार बार पढ़ रहे हो वायरस वायरस वायरस, तो मेरे ख्याल से इसमें नो डाउट होना, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है आपका, इबोला क्या है? इबोला बड़बोला मुंह बोला, है ना। पहले इबोला अभी कुछ सालों पहले आया था अमेरिका से। अमेरिका में मतलब ये देखा गया था, मैंने कह रहा हूँ कि अमेरिका से आया था, आप गलत मत समझिएगा। तो इबोला क्या है? एक वायरस है। इबोला को हम वायरस कह सकते हैं और वायरस है ये। इसके बाद आगे चलते हैं, एड्स फैलता है, तो एड्स कैसे फैलता है? मेरे ख्याल से कोई भी इससे अछूता नहीं होगा, सब लोग जानते होंगे कि एड्स कैसे फैलता है और बड़े जागरूक लोग भी हैं। तो एड्स अगर हम शारीरिक संपर्क बनाते हैं और अगले व्यक्ति को एड्स है तो हमको एड्स होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो होता है वो है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, बिकॉज वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इसमें 41 नंबर में आपका सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर विषाणु बना होता है। फिर 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स है, सार्स। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग होता है, मतलब 42वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। 43 नंबर में कह रहा है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, मतलब खसरे में संक्रमण का क्या कारण है? तो खसरा जो होता है ना वो भी वायरस के कारण होता है। खसरा जो आपका है वो वायरस के कारण होता है, मतलब विषाणु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो रोग होता है वो है चेचक, मतलब कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। पहले चेचक होता था ना, तो लोग कहते थे कि छोटी माता बड़ी माता, मतलब जो भी था, तो वो वायरस की वजह से होता था। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है जंतुओं में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। आलू में मोज़ेक रोग है ना, आलू में जो मोज़ेक रोग होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा टोबैको मोज़ेक रोग, तो वैसे ही आलू में भी मोज़ेक रोग होते हैं, ये भी वायरस वायरस के कारण होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन? तो भाई शैवालों का ही किया जाएगा, उसमें मनुष्य का थोड़ी ना किया जाएगा, जब उन्हीं का विज्ञान ही है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब 48 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोशिका भित्ति होती है शैवालों की वो किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवकों की काइटिन की बनी होती है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में जो सहजीवी शैवाल मिलता है वो है क्लोरेला, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो सारगासो समुद्र का जो नाम पड़ा वो शैवालों के कारण पड़ा था, क्योंकि एक शैवाल होता है सारगासम नाम का, वो शैवाल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था उस समुद्र में, इसलिए उसका समुद्र का नाम सारगासो पड़ा। तो इस तरह से ये आपका बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, और इसमें भी आपके फर्स्ट पार्ट की तरह 50 क्वेश्चन आपको करा दिए गए, सॉल्व करा दिए गए। आज मैं बहुत स्पीड में इसलिए नहीं बोला क्योंकि कई कई लोग हमसे कहने लगे सर थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए,